हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 7.8। तो सो लेट्स इजी दिस एग्जांपल इज सो इजी फॉर यू। नाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स वो हमें क्या देता है जी, हमें एक सर्किट देता है। इसमें उसने सीरीज सर्किट बनाया है इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर का। ठीक है जी, जो प्रीवियस एग्जांपल थे उसमें उसने पैरेलल सर्किट बनाया था। तो मैंने आपको बताया था केवीएल के केस में हमेशा करंट की ही हमें इक्वेशन दी जाती है, क्योंकि केवीएल के केस में इंडक्टर का ही केस चलता है। तो इसमें वो हमें कहता है कि मुझे आपने क्या निकाल के देना जी, आपने करंट भी निकाल के देनी है और उसके बाद वोल्टेज भी निकाल के देने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, काफ़ी इजी करेंगे आपके लिए। तो स्टूडेंट्स आपके सामने उसने कुछ वैल्यूज़ लेट की हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यूज़ आपको जब आप करेंगे लर्निंग असेसमेंट्स वगैरह तो उसमें नहीं दी जाएंगी, हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो अजम्पशन के थ्रू हमें वैल्यूज़ देता है। उसने दी हुई हैं C इज़ इक्वल टू 0.04 फैरेड, उसके बाद L इज़ इक्वल टू 1 हेनरी और रजिस्टर दिया 6 ओहम का। इसी तरह से उसने कुछ और वैल्यूज़ दी हैं, 0 पॉइंट पे उनकी वैल्यूज़ दे दी हैं कि कितने वोल्टेज स्टोर है और कितने करंट स्टोर है। ठीक है, तो ये उसने मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस केस में, आपने पहले वैल्यूज़ पुट करके इसका जनरल फॉर्म बनाना है, फिर आपने क्या करना है जी, इसको लेके जाना है इन द फॉर्म ऑफ रूट्स। तो चलिए इसकी जनरल फॉर्म क्रिएट करते हैं, d² / dt², आई ऑफ टी एज इट एज आ गया जी। और उसके बाद इनकी वैल्यूज़ अगर पुट करें, आर की वैल्यू 6 है, एल की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 1 है, डी आई ऑफ टी ओवर डी टी। ठीक है जी, उसके बाद देखें प्लस आई ऑफ टी 1/LC। एल हमारे पास 1 है, जबकि सी की वैल्यू है 0.04। तो इनको मल्टीप्लाई करवाना और आपने 1 से इसको डिवाइड करवाना, आपका आंसर आएगा। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ जी, तो देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है। d² / dt², आई ऑफ टी प्लस 6 आ गया जी, d/dt साथ में आई ऑफ टी यानी कि करंट, और इसको कैलकुलेट करने पर हाँ जी, तो ये स्टूडेंट हमें दे रहा है 25 आई ऑफ टी इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें लेके जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रूट्स, क्योंकि ये जनरल फॉर्म आ गई इक्वेशन की। तो मैंने आपको फिर से एक दफ़ा बताता चलूँ, आपने d/dt को आपने किससे रिप्लेस करना है, s से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे इसका स्केयर है, लिहाजा ये s स्केयर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 6 और साथ में s आ जाएगा, क्योंकि ये d/dt ऑफ आई ऑफ टी। तो आगे नेक्स्ट आपने देखना है ज़रा स्टूडेंट, यहाँ पे है सिर्फ 25 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि s की पावर 0 है। तो s की पावर 0 मीन्स 1 नहीं होता, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जनरल फॉर्म बन गया है। अब आपने क्या करना है जी, आपको मैंने बताया था आप कई तरीकाकार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट का तरीका ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस फॉर्म में लेके चलते हैं a² + 2ab + b²। तो देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर s हमारे पास a है, उसके बाद 2 × s। अब आपने ज़रा गौर करना है, इसको 6s बनाने के लिए हमें यहाँ पे किस से मल्टीप्लाई देनी होगी, 2s तो बन रहा है, मतलब कि सिर्फ 6 बनाने की कोई कमी है। यहाँ पे 3 से अगर 2 को ज़रब दी जाए तो 6s बन जाएगा। लिहाजा हम क्या करेंगे जी, 3 का स्क्वायर बीच में जमा भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। इससे क्या होगा जी, हमारी इक्वेशन का तवाज़ुन कायम रहेगा, कोई इसमें कमी बेशी नहीं आएगी। यहाँ पे +25 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ध्यान से देखिएगा, ये तो बन गया होल का स्क्वायर रूट, स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -9 आएगा, -9 + 25 16 हो जाएगा, 16 दूसरी जानिब जाके -16 हो जाएगा। तो ये तरीका काफ़ी इजी है। अगर आप दूसरे तरीकों में जाएँ तो वो आपको काफ़ी लंबे प्रोसीजर में फंसा देते हैं, इस वजह से मैं इस प्रोसीजर को ज़्यादा कह लें कि अहमियत देता हूँ। अब आपने ज़रा गौर करना है, आपने क्या करना है जी, अब आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना। स्क्वायर रूट जिस तरह से अप्लाई होता है, अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, सिंपली स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो वो एज इट एज, मतलब कि उसके साथ प्लस माइनस का केस नहीं चलता, लेकिन कॉन्स्टेंट के केस में प्लस माइनस आ जाता है। तो ये बन जाएगा s+3 इज इक्वल टू, एक दफ़ा तो ये आ जाएगा √-16, और दूसरी जानिब ये आ जाएगा s+3 इज इक्वल टू -√-16। ठीक है जी, अब ज़रा गौर कीजिएगा, s इज इक्वल टू, ये उधर जाके -3 हो जाएगा, प्लस अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, और -1 √-1 हमारे पास किसके बराबर होता है स्टूडेंट, आयोटा के। और इन द लैंग्वेज ऑफ लीनियर सर्किट एनालिसिस और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस इसे j से प्रेजेंट किया जाता है, लिहाजा ये क्या बन जाएगा, 4j।
समझ आ गई जी। इसी तरह से इस जानिब देखा जाए तो ये आएगा s इज इक्वल टू -3 -4j, क्योंकि सेंटर में माइनस का साइन है। तो देखें दो रूट्स आ गए हैं। अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है हमारे पास अंडर डैम्ड, मतलब कि अभी प्रोसीजर स्टार्ट हुआ ही है तो उसने हमें सर्किट दे दिया उठा के, ठीक है। तो इसमें आपने क्या लिखना है जी, द रूट्स आर रियल एंड इमेजनरी, ठीक है जी, आपके रूट्स रियल भी हैं और इमेजनरी भी हैं। द रूट्स आर रियल एंड इमेजनरी। तो ले जी स्टूडेंट मैंने लिख दिया है। सो द रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी, सो द कंडीशन इज अंडर डैम, ठीक है जी। अब हमने इसकी फॉर्म कैसे लिखनी है, मतलब कि हमारे पास करंट की फॉर्म में इक्वेशन थी, तो करंट की फॉर्म में ही इसकी होमोजीनियस इक्वेशन भी लिखी जाएगी। आई ऑफ टी इज इक्वल टू, देखें K1 ई की पावर जो भी कांस्टेंट होगा वो ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे कास क्रिएट हो जाएगा, कास 4t, यानी यहाँ पे j के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा नंबर वो t के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये मैंने आपको बताया वैसे। और प्लस K2 ई की पावर, यहाँ पे भी -3t और यहाँ पे माइनस का साइन है लिहाजा साइन क्रिएट हो जाएगा, साइन और j के साथ क्या है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4t, यानी ये जो सेंटर में माइनस प्लस है ये तो काज और साइन की प्रेजेंट करता है, इन दोनों को प्रेजेंट करता है। और ये जो कांस्टेंट है ये इनके एंगल्स की मल्टीप्लिकेशन बताते हैं कि कितने टाइम्स इनका एंगल बढ़ा है। अब ये 4 टाइम्स इन दोनों का एंगल है। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन तो आ गई है। अब आपने पता क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको टाइम 0 पे लेके चले जाना है ताकि इसकी एक इक्वेशन क्रिएट कर सके हमने। आपने क्या करना है जिसको लेके जाना है एट टी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आई ऑफ 0 इज इक्वल टू K1 ई की पावर 0, 1 नहीं होता है, ठीक है, ई की पावर 0 एज इट एज, और आगे काज टी की जगह 0 पुट होगा तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, 0 डिग्री। और यहाँ पे इस साइड की बात करूँ तो K2 ई की पावर यहाँ पे 0 और साइन 0, ठीक है जी, 0 डिग्री एंगल आ गया। अब देखें आपको मैं ये, आप सबको पता होगा कि साइन 0 डिग्री पे 0 होता है जबकि cos 1 होता है, लिहाजा K2 ओवरऑल कैंसिल हो गया और K1 की हमें यहीं से वैल्यू मिलने वाली है क्योंकि आई ऑफ 0 ही आई एल 0 के बराबर है। क्योंकि आपने देखा होगा, नोट किया होगा इस शेप के अंदर कि आई टी और आई एल 0 की सेम डायरेक्शन है और करंट सेम डायरेक्शन और एक लूप के अंदर सेम होती है, लिहाजा जो आई एल 0 की वैल्यू है वही इसकी वैल्यू होगी, तो वो क्या है 4 एम्पेयर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 4 एम्पेयर आ जाएगा। तो देखें K1 की वैल्यू जी एज इट एज इंट्रोड्यूस हो गई है। जब भी अंडर डैम्ड की कंडीशन चल रही हो ना तो आपको हमेशा K1 की वैल्यू इजीली मिल जाती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब K2 कैसे मालूम करते हैं हम, K2 को मालूम करने के लिए हमें इस इक्वेशन का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है और उस इक्वेशन को सिंगल डेरिवेशनल फॉर्म में लाना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है। अभी हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या बनेगा, देखें d/dt आई ऑफ टी, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू K1 पीछे हो जाएगा और इन दोनों का डेरिवेटिव केस चलेगा। अब इन दोनों का डेरिवेटिव कैसे चलेगा, इन पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले मैं एज इट एज लिखता हूं इनको और उसके बाद इसकी बात करूं तो ये क्या आएगा जी, इसमें भी यही होगा, प्लस K2 पीछे हो जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा इन दोनों का e की पावर -3t और साइन 4t। अब देखें स्टूडेंट बात कुछ इस तरह से है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके केस में आपने पता क्या करना होता है, इसमें बाद में जाके जब हमने टाइम की जगह 0 ही पुट करना होता है तो हमें इतनी मतलब ध्यान नहीं देना पड़ता इनके एंगल्स पे। तो फिर भी मैं आपके लिए करूँगा, एक दफ़ा ध्यान कीजिएगा, इनके लिए डेरिवेटिव लेता ही हूँ आपके लिए। तो देखें K1 को आप बाहर ही रहने दें और ब्रैकेट के साथ काम शुरू कर दें। पहले आपने इस रकम को पीछे कर देना e की पावर -3t को, और डेरिवेटिव आपने ले लेना cos का। cos का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 4t। तो इसके एंगल का अलहदा से फिर से डेरिवेटिव लिया जाता है, तो एंगल के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो पीछे आ जाएगा। तो ये 4 है ना, तो 4 बाहर निकल आएगा। अब क्या होगा जी, अब ये दोनों अपनी जगह रिप्लेस करेंगे, e की पावर -3t का डेरिवेटिव होगा और cos पीछे चला जाएगा, तो आ जाएगा प्लस cos 4t। e की पावर -3t का डेरिवेटिव पहले एज इट एज आ जाएगा, यानी कि ये एज इट एज ही लिखा जाएगा, और फिर साथ में क्या आ जाएगा जी, जो उसका साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डेरिवेटिव का केस है। अगर आप समझना चाहें तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह इसके ऊपर अलहदा से वीडियो बना देंगे। तो इसके केस में क्या होगा जी, K2 पीछे है, ठीक है जी, और पहले क्या होगा, e की पावर -3t पीछे रहेगा और डेरिवेटिव आ जाएगा साइन का। तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos 4t, तो इसके साथ जो भी कांस्टेंट है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4।
और उसके बाद दूसरे की बात करूं फिर क्या होगा, ये अपनी जगह रिप्लेस करेंगे तो का साइन 40 एज इट एज आ जाएगा पीछे, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा e⁻³ का, जो भी अभी हमने देखा किसके बराबर होता है e⁻³ और इसके साथ जो भी कांस्टेंट होता है साथ में आ जाता है। अब हमने लेके जाना है यहीं पे, आपने इनको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करवाना, ज़्यादा लंबा आप प्रोसीजर कर देंगे, आपने यहीं पे टाइम को 0 पे ले जाना है, यानी एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, t को 0 पे लेके जाएं तो आपके पास देखें कंडीशन क्या बन जाएगी, d/dt I(0) इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ जीरो पुट होता जाएगा। अब यहाँ पे जीरो पुट हुआ तो e⁻0 1 होती है, ये -1 है तो -4 हो जाएगा, और साइन का एंगल जब जीरो हो जाए यानी टी की जगह जीरो पुट होगा, साइन का एंगल जीरो होने की वजह से ये टोटली जीरो हो जाएगा, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पे जीरो आ जाना है। अब यहाँ पे भी साइन है तो यहाँ पे भी जीरो आ जाना है, और काज के एंगल बचेंगे। काज में क्या होता है जी, यहाँ पे जब जीरो पुट होगा काज 0 डिग्री पे 1 होता है, तो ये 1, ठीक है, यहाँ पे 4 बच जाएगा, क्यों, क्योंकि e⁻0 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 4k2 निकलेगा, यानी कि +4k2, ये ओवरऑल 0 हो चुका है। और इसमें बताया जाए तो ये काज बचा हुआ है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे काज 0 डिग्री ये 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा e⁻0, और यहाँ पे -3k1 निकल आएगा, यानी कि -3 बचा होगा k1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब आपने क्या करना है जी, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है आपको मैं आगे नेक्स्ट चल के नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे, ये हमारा नेक्स्ट पेज है, वो प्रीवियस इक्वेशन आपको नज़र आ रही है। आप दो तरह से इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वैल्यू को मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, एक तो आप इसका एक वन टाइम इंटीग्रेशन लेके इसके डेरिवेटिव को तोड़ दें, मतलब डबल डिग्री से फर्स्ट डिग्री में ले आएँ, तो वो भी आपका केस आसान है, या आप इसका एक दफ़ा दोबारा से इसके ऊपर KVL अप्लाई कर दें। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आपको एक ही वे में चलाना चाहिए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं ऑप्शन हमारे पास, तो आप इसी के ऊपर KVL अप्लाई करें। ठीक है जी, मैं इसके ऊपर KVL अप्लाई करता हूँ। देखें मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया जी, I(t) × R। KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो ये वोल्टेज का ही फार्मूला है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। आगे मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ, तो इंडक्टर के क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर होते हैं इंडक्टेंस, यानी कि L इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट। आपको याद होगा यही फार्मूला होता है हमारे पास, इंडक्टेंस इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट, ये वोल्टेज का फार्मूला होता है इन द केस ऑफ इंडक्टर। आगे कैपेसिटर की बात करूं तो इसमें इंटीग्रेशन का केस चल पड़ता है, तो उससे बेहतर आप डायरेक्ट इसमें देखें, करंट जब इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी वोल्टेज के, तो डायरेक्ट आपने बस VCT लिखना है, VCT। टाइम की बात नहीं करनी, टाइम उसने जीरो उस वजह से दिया था, वो टाइम जीरो पे चल रहा था। अब हमारा चक्कर मुकम्मल होगा तो आगे इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव को इस साइड पे रहने देना और बाकी सारी चीज़ों को उठा के दूसरी जानिब ले जाना। तो ये दोनों उस साइड पे चले गए, -VCT आ गया, और ये भी उधर आके -IT साथ में R आ गया। अब आपने ज़रा गौर करना है, हमने सिर्फ डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है एट टाइम 0 पे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले L से डिवाइड करवाना पड़ेगा ताकि इस साइड पे सिर्फ डेरिवेटिव रह जाए। तो मैं L से दोनों साइड पे डिवाइड करवा देता हूँ, सबके साथ है 1/L आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/L आ जाएगा, मतलब R/L ही लिख लेते हैं। अब ये करने के बाद अब आप टाइम को 0 पे ले जाए, मैं टाइम को 0 पे ले गया, एट t इज इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ 0 पुट हो जाएगा। तो ये देखें d/dt I(0), ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब देखें -1/L, L की क्या वैल्यू दी गई थी, L की वैल्यू थी 1, तो -1/1 VC0। VC0 मीन्स कि यहाँ पे कैपेसिटर के क्रॉस जो 0 पे वोल्टेज थे वो पुट हो जाएंगे। आगे -I(t) मीन्स के I(0) आ जाएगा, यहाँ पे IL(0) आ जाएगा, क्योंकि ये इंडक्टर के क्रॉस की करंट थी, तो इंडक्टर के क्रॉस यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, वैसे चले मैं अब लिख देता हूँ। तो ये आ गई, ठीक है जी। तो R/L, R की क्या वैल्यू दी गई थी 6, और L की वैल्यू 1 आप वैसे ही जानते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलने वाली है बस I(0) की डेरिवेटिव के केस में। तो VC0 हमारे पास किसके बराबर था, -4 के, ये आपके सामने है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया -6, तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास जी -2 के बराबर। देखें काफ़ी इजी था। अब हमने ये वैल्यू जब निकाल लिया तो अब आपने पता क्या करना है, अब आपने उस इक्वेशन में पुट करना है जी, और उसमें K1 की वैल्यू पुट करके K2 को निकाल लेना। ठीक है, काफ़ी ईजी होता है।
और एक चीज़ अभी हम मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग का आंसर आ रहा है। देखें यहाँ पे 6 इंटू आई एल ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमने नहीं पुट की, ये चीज़ देखा मिस हो गई थी। तो यहाँ पे 4 आना है, यहाँ पे 4 पुट होगा तो ये -24 बनेगा। -24 में से जब जमा 4 किया जाए तो -20 आएगा। ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली थी, चले बच गए हम मिसअंडरस्टैंडिंग से। अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई है, इसको उठा के आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना। देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, -20 इज इक्वल टू दिस, यानी कि -3k1 प्लस 4k2 इज इक्वल टू -20। ठीक हो गया जी। अब आपने ज़रा गौर से देखना है स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन में हम जब k1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें k2 की वैल्यू मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। तो 4k2 इस जानी भी रह गया और -3k1 उठ के उधर जाके पॉजिटिव हो गया। 3 इंटू k1 की क्या वैल्यू है 4, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी और -20। अब देखें k2 इधर ही रह गया, 4 से उधर डिवाइड करवा देंगे, ये 12 बन रहा है, 12 में से -20 किया जाए -8 आएगा, -8 को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा -2 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब मेन इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ पुट करें जो आपके पास थी, आई ऑफ टी इज इक्वल टू k1 की क्या वैल्यू है जी, k1 की वैल्यू है 4 पुट हो गया, e की पावर -3t cos ऑफ, ये देखें ये इक्वेशन है आपके सामने, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यूज़, cos ऑफ 4t। उसके बाद देखें प्लस k2 की वैल्यू माइनस में है, तो ये आ जाएगा -2 e की पावर -3t cos साइन ऑफ 4t। तो अब उसने एक और चीज़ कही हुई है, उसने मुझे कहा हुआ है कि मुझे आपने वोल्टेजेस भी निकाल के देने हैं, यानी कि यहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, मुझे वोल्टेज भी निकाल के दो भाई। तो वोल्टेज कैसे लेंगे जी, अभी आपको इसका भी मैं आपको फंडा बताता हूँ, आप वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स आपको फार्मूला तो याद होगा, कैपेसिटर के केस में हमारे पास ये फार्मूला होता था, आई ऑफ टी इज इक्वल टू सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम, यही होता था जी। तो यही केस हम इस्तेमाल करके यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा कैसे। अब मैं वी ऑफ टी को इधर ही रहने देता हूँ, तो दूसरी जानिब क्या होगा जी, आ जाएगा 1/c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि डेरिवेटिव दूसरी जानिब जाके इंटीग्रेशन बन जाएगा, आई ऑफ टी साथ में डी टी। अब ये भी काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, इंटीग्रेशन के केस में हमें इनके काफ़ी केसेस चलाने पड़ेंगे, मतलब कि कभी कह लें कि इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रोसीजर चल पड़ेगा, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो उस केस से भी बचने के लिए हमारे पास एक तरीकाकार है, ये मतलब कि हम ये फार्मूला जो है ना सिर्फ इस केस में अप्लाई नहीं कर सकते जब हमारे पास जो कंडीशन अभी अंडर डैम्प्ड हो, ठीक है, मतलब कि कॉज और साइन की फॉर्म में, वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होगा। जब एक दूसरा तरीका है तो हम मुश्किल वे को क्यों चूज़ करें, वो दूसरा तरीका ये ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है। वीसीटी की वैल्यू आपने यहीं से लेनी है, आपने क्या करना है जी, देखें वीसीटी को इधर ही रहने दे, बाकी दोनों को उठा के दूसरी जानिब ले जाए, आपके पास वीसीटी की इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगी आना। देखिएगा कैसे, वीसीटी इधर ही रह गया जी, आपके सामने है वो ऊपर वाली इक्वेशन, देखें बाकी दोनों दूसरी जानिब जाके नेगेटिव हो गई। माइनस आई ऑफ टी साथ में आर और माइनस एल इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। अब ये आई ऑफ टी क्या है जी, आई ऑफ टी यही वैल्यू है जो आपके पास थी यहाँ पे, यही वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है और मल्टीप्लाई करवाते जाना। आर की वैल्यू 6 है, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1 थी, तो यहाँ पे 6 देखें, 6 इनकी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा इनकी वैल्यूज़ के साथ, तो 6 4 ज़ा कितना हुआ जी 24। चलें आपके लिए एक दफ़ा लिखता हूँ, यहाँ पे -6 बाहर ही रह गया और अंदर वैल्यू आ गई 4 e की पावर -3t cos 4t। उसके बाद देखें -2e की पावर -3t साइन 4t। काफ़ी लंबा लिखना पड़ता है स्टूडेंट, यही हमारा का मसला आता है मेन। अब -l की क्या वैल्यू है, l की वैल्यू 1 दिया तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेटिव ही होगा इस वैल्यू का, 4 e की पावर -3t cos 4t -2 e की पावर -3t साइन 4t। ठीक है जी, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा वी सी टी इज इक्वल टू, देखें -24 e की पावर -3t cos 4t, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा +12 e की पावर -3t साइन 4t। और डेरिवेटिव का केस आप जानते ही हैं, आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे, तो मैं डायरेक्ट ही वैल्यूज़ पुट करूँगा इनके अंदर, मतलब क्या इनकी वैल्यूज़ आती हैं। तो ये हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है जी +20
ई की पावर -3t cos 4t, मतलब इसको अंदर सॉल्व करने से हमारे पास जो प्लस माइनस करने के बाद आंसर आता है वो ये आता है इस cos की लैंग्वेज में, और साइन की लैंग्वेज में जो आंसर आता है वो आता है 10e की पावर -3t sin 4t। ठीक है जी। अब जब इनमें हम ये एक्यूरेट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास देखें VCT फाइंड आउट हो गई, यानी कि -4 बचेगा, -4e की पावर -3t cos 4t प्लस 22 हो जाएगा 22e की पावर -3t sin 4t। तो ये आपका स्टूडेंट आंसर आ गया। बस बात ये है, मैं आपके सामने ये इतना ब्रीफली जाकर सॉल्व नहीं कर सका, आप इसे खुद सॉल्व कर लीजिएगा। डेरिवेटिव लेना इतना मुश्किल काम नहीं है, इसका डेरिवेटिव मैंने पहले भी लेके दिखाया, वैसे ही आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना और प्लस माइनस कर लेना है। तो ग्राफ की बात करता चलूँ तो ग्राफ की जो हमारे पास स्लोप होती है ना स्टूडेंट, वो हमेशा क्रिटिकली डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड की कंडीशन से ही एक्यूरेट करके बनाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में वो स्लोप्स दिखाई थी, वही स्लोप्स आपने वैसे की वैसे ही ड्रा करनी है, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, वो आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है। तो अभी मुझे इजाज़त दे दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। और आखिर में चले मैं आपको स्लोप का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है ये कंडीशन क्या है जी, हमारे पास ये कंडीशन है, हमारे पास ये कंडीशन है जी, हमारे पास क्रिटिकली ओवर डैम्प्ड, सॉरी अंडर डैम्प्ड, यानी कि अभी काम शुरू हुआ था। अब इतनी एक कंडीशन है, बंदा भी थोड़ा कह लें कि कंफ्यूज हो जाता है। ये है VCT का ग्राफ, ठीक है जी। अब VCT के ग्राफ में क्या होगा जी, इस तरह से वेव फॉर्म जाएगी और इस तरह से ही आगे चलती रहेगी। अब ये वेव इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती इसके केस में, ये कम ही मतलब इतना पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखें, आपने जो वैल्यूज़ मेंशन करनी है वो VCT की इनिशियल वैल्यू से मेंशन करनी है। इनिशियल वैल्यू उसने जीरो पे क्या दी थी, जीरो पे उसने हमें दी थी जो वैल्यू, वो आपने बस नीचे मेंशन कर देनी है और ऊपर बस ग्राफ की वैल्यूज़ मेंशन कर दे। देखें -4 उसने दी थी, तो इसकी इनिशियल जो वैल्यू है वो -4 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आगे -2 लिख देते हैं, फिर 0 लिख देते हैं, फिर 2 4 6 8, इसी तरह से आप लिख सकते हैं। ये आपके अपनी मर्जी है, आपने बस एक ग्राफ उसे प्रेजेंट करके दे देना और उसका कोई काम नहीं है, ठीक है जी। आपने बस इनिशियल पॉइंट को मेंशन करना है, इनिशियल पॉइंट से आपका लेना देना और कहीं लेना देना इतना खास नहीं है। बस आपको वो वेव याद होनी चाहिए कि अंडर डैम्ड में किस तरह की वेव थी, क्रिटिकली डैम्ड में किस तरह की वेव थी। जैसा कि मैं आपको एक दफ़ा उनका इंट्रोडक्शन दिखा भी देता हूँ। ये देखें आपके सामने ये वेव्स थी, ये देखें, ये एक लम्हे पे जाके कॉन्स्टेंटली चलना स्टार्ट कर देती है अंडर डैम्प्ड की वेव। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।